एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की इस क्लास में इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में भूमि, जल और मृदा का अध्ययन कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और कमेंट्स इसमें ज़रूर दें ताकि आपको और अच्छी वीडियो में आगे को और बनाकर दे सकें। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, जिसे हम केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के एक संकरित क्षेत्र में ही पाते हैं। इसे हम जैवमंडल कहते हैं, अर्थात जो हमारे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच का एक संकरा क्षेत्र है जिसमें जीवन की संभावनाएं हैं, जिसमें जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसको हम जैवमंडल कहते हैं। इस जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, निर्भर होती हैं। जीवन पर आधारित इस तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। तो वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम जिससे हम सांस ले पाते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में सुरक्षा करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गेंद, गोंद, औषधि पौधे और कागज में प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और असंख्य उपयोग हैं, इसमें पौधों के असंख्य उपयोग हैं जिनको हम जोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा वन्य जीवों की बात करें तो जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव जो वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं, जो हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्रदान करते हैं। कीट, बहुत सारे कीट, मधुमक्खियाँ जैसे हमें शहद प्रदान करती हैं, फूलों के परागण में मदद करती हैं, पारितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों का कार्य भी करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक लुप्त प्रजाति जैसे गिद्ध है, वो मृत जीवों को खाने का कार्य के कारण उसको हम अपमार्जक के रूप में भी जानते हैं और पर्यावरण के बहुत बड़े उनको हम महत्वपूर्ण शोधक के रूप में उनको हम शोधक समझ सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राणी चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी हमारे इस परितंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए इनका होना अनिवार्य है। अब इसमें हमने देखा कि दोनों प्रकार की, चाहे वो वनस्पतियां हों चाहे वो प्राणी हों, वन्य क्षेत्र में पाए जाने वाले चाहे प्राणी और वन क्षेत्र के सभी हमें बराबर का सहयोग प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वनों से हम लाभ की बात करें तो प्रत्यक्ष तौर पर हमें कुछ लाभ वनों से प्रत्यक्ष तौर पर लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी की प्राप्ति, जानवरों की चारागाह है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति है, लघु उद्योग में सहायक होते हैं। और उसी प्रकार ठीक प्रत्यक्ष लाभ इनसे वनों से, जहाँ एक तरफ हमें प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं और उसी प्रकार वनों से हमें कई प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त होते हैं। ये वर्षा करने में सहायक होते हैं, प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं, भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होते हैं, रोग मुक्ति में सहायक होते हैं, विभिन्न प्रकार की वनों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं और प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये वनों के कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हैं जिसके माध्यम से हमें वनों से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः देखें तो सब जगह समान रूप से नहीं पाई जाती है। दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को मुख्यतः हम 4 भागों में रख सकते हैं, जिसमें पहला है वन, दूसरा है घास के स्थल और तीसरा है गुल्म और चौथा को हम टुंड्रा के नाम से जानते हैं। इन 4 वनस्पतियों में हम इसको बांट सकते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती चली जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती हैं। विश्व के घास के स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली हो जाती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित होती है। और हम अगर रेगिस्तान में देखें तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। कैक्टस के रूप में इसका सबसे उदाहरण कैक्टस के रूप में है। तो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पूरे धरती पे अलग अलग विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, जिनको सामान्यतः हम 4 भागों में हमने इनको बांटा था। इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इस वनस्पति के विभाजन के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, उसी प्रकार वनस्पति के अनुरूप जीव जंतु पूरी धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाते हैं। कहीं बड़े से अजगर पाए जाते हैं तो कहीं ठंड में रहने वाला हमारा भालू हो, जिसको हम हिम ध्रुवी भालू भी कह सकते हैं, उस प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं।
वनों को अगर हम देखें तो वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर हम प्रायः सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वृक्षों में वृक्ष वर्ष भर किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं, और जबकि पर्णपाती वन हम उन ऐसे वनों को कहते हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय में वर्गीकृत किए जाते हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने इनके बारे में, वनों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। अब इधर अब देखें तो विश्व में जितने भी लोग हैं, पहले 2 शताब्दियों पहले तक दुनिया में जितने लोग थे, अब आज अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या उनसे कहीं अधिक बढ़ चुकी है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, इस जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्र को लगातार काटा जा रहा है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। अगर वन रहेंगे तो वन हमारी महत्वपूर्ण संपदाएं हैं। वन पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को रक्षित रखते हैं। तो हमें इस वन को बचाने की आवश्यकता होगी, और हम अगले चरण में प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण की बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं और अपनी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।